हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस में। आज मैं आपको कराने वाला हूं कॉन्ट्रैक्ट जिसे हम बोलते हैं संविदा। ये हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चनों में से एक है। ये लॉन्ग क्वेश्चन में सर्वाधिक पूछा जाता है और ये शॉर्ट में भी आ जाता है। कभी कभार ये वेरी शॉर्ट में भी पूछ लिया जाता है। इसलिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस क्वेश्चन को हम अच्छे से देखेंगे। पहले हम क्वेश्चन को 2 टाइम अच्छे से रीड करेंगे और फिर इसके आंसर की तरफ चलेंगे। प्रश्न को पढ़ने से पहले आपसे एक बात कहना चाहता हूं, अगर आपने मेरे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन घंटी को दबा लो, जिससे कि जब भी हमारी कोई नई वीडियो आएगी आपको पता चल जाएगा, जिससे आप अच्छी तैयारी कर पाओगे। अब हम अपने प्रश्न को अच्छे से रीड करते हैं। प्रश्न है हमारा, क्षतिपूर्ति संविदा की परिभाषा दीजिए। इसके आवश्यक तत्व क्या हैं? संक्षेप में क्षतिपूर्तिधारी के अधिकारों का वर्णन कीजिए। क्षतिपूर्ति संविदा की परिभाषा, इसके आवश्यक तत्व, संक्षेप में क्षतिपूर्तिधारी के आवश्यक अधिकारों का वर्णन। ये 3 चीज बूझी गई हैं। एक तो परिभाषा बूझी गई है, आवश्यक तत्व बूझे गए हैं और क्षतिपूर्तिधारी के अधिकारों का वर्णन पूछा गया है। तो हम चलते हैं, इसकी पहले डेफिनेशन देखते हैं और फिर इसको आगे सॉल्व करते हैं। मेरा जो ये एक्ट है इसमें ये मिसप्रिंट हो रहा है, थोड़ा सा आपको देखने में थोड़ी सी तकलीफ हो रही होगी। ये जो मेरे बुक का जो पेज है ये थोड़ा इसी टाइप का है, ये कोई कैमरे की खराबी नहीं है। ध्यान रखना इस बात को, थोड़ा ध्यान से और अच्छी तरीके से देखना। क्षतिपूर्ति संविदा की परिभाषा। क्षतिपूर्ति किसे कहते हैं पहले तो ये समझ लो। क्षतिपूर्ति कहते हैं किसी नुकसान के एवज में दी जाने वाली धनराशि। क्षतिपूर्ति संविदा की परिभाषा धारा 124 के अनुसार क्षतिपूर्ति का संविदा एक ऐसी संविदा होती है। क्षतिपूर्ति की संविदा एक ऐसी संविदा होती है जिसमें एक पक्ष दूसरे पक्ष को, मतलब एक पक्ष दूसरे पक्ष को, यानी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को स्वयं वचनदाता के आचरण से या किसी अन्य व्यक्ति के आचरण से हुई हानि से बचाने का वचन देता है। क्षतिपूर्ति क्या कहते हैं? जब कोई वचन करता है, यानी वचन देता है कि मेरे द्वारा दी गई वस्तु एकदम सही है और इससे कोई नुकसान अगर आपको होता है तो उसकी क्षतिपूर्ति मैं दूंगा। या वो किसी इस प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है कि कोई जो मेरे आपकी मैं जबान दे रहा हूं या मैं कोई वस्तु दे रहा हूं या जो वस्तु के मैंने आपसे कॉन्ट्रैक्ट किया है या कोई सामान है, किसी भी प्रकार की कोई भी चीज हो सकती है जिसमें वो जबान करता है कि अगर इसमें कोई कमी होती है या नुकसान होता है उसके लिए मैं भरपाई करूंगा। या उसने कोई सामान बेचा, वो खराब निकल आया और जो खरीदने वाला था वो वापस आया कि भाई आपका सामान खराब निकला है, अब मुझे क्षतिपूर्ति दो, तो वो उस सामान की जो कीमत थी उसे वापस देना, ये क्षतिपूर्ति कहलाता है। धारा 124 के अनुसार हमने देख लिया है स्वयं वचनदाता के आचरण से। स्वयं यानी जो खुद ने वचन किया है, अगर कोई कमी निकल आती है तो मैं जिम्मेदार होता हूं, मैं क्षतिपूर्ति दूंगा। अगर वचनदाता यानी वचन दिया है तो किसी अन्य व्यक्ति के आचरण से हुई हानि से बचाने का वचन देना, यानी कि कोई व्यक्ति है उसके द्वारा कोई किसी को हानि ना हो या किसी के एवज में जबान देना, उसके लिए क्षतिपूर्ति देना। ठीक है, आगे चलते हैं। ये दोनों ही पॉइंट इंपोर्टेंट है, आप इन दोनों पॉइंटों को याद कर लेना अच्छे से और ये चीज आपको सेम टू सेम याद करनी है। ठीक है, उम्मीद करता हूं हाइलाइटर चलाने से आपको थोड़ा अच्छा सा दिखेगा। ये थी डेफिनेशन समझा चुका हूं। आगे चलते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल दे दिया है, कै ऐसी कार्यवाहियों के परिणामों के लिए जो गए 200 रुपए की अमुक रकम के बारे में ख के खिलाफ चलाए ख की क्षतिपूर्ति करने की संविदा करता है। यह क्षतिपूर्ति की संविदा है।
यहाँ पर जो है कै ऐसी कार्यवाहियों के परिणामों के लिए, मतलब कै जो है कुछ ऐसी घटनाओं के लिए गे 200 रुपए की अमुक राशि, जो 200 रुपए की अमुक धनराशि है के बारे में ख के खिलाफ चलाए ख की क्षतिपूर्ति करने की संविदा करता है। यह क्षतिपूर्ति की संविदा है। जब कोई व्यक्ति कोई वस्तु बेचता है या देता है, चलाता है और वो किसी कारण से खराब निकल आती है तो उसके बदले में जो एवज में उसकी जो क्षतिपूर्ति दी जाती है वही क्षतिपूर्ति कहलाती है। यानी कि जो धन वापस दिया जाता है क्षतिपूर्ति कहलाई जाती है। आगे चलते हैं। इस प्रकार क्षतिपूर्ति या हानिपूर्ति का या की संविदा कर लो। यहाँ की संविदा मूलतः दो पक्षों क्षतिपूरक रक्षक और क्षतिपूर्तिधारी से प्रत्यक्ष रूप से वचनबद्ध है। इस संविदा में दो पक्ष होते हैं। इस चीज को हम ना देखते हैं, इसे यहां से देखेंगे। इस संविदा में दो पक्ष होते हैं, क्योंकि हमारे छोटे छोटे पॉइंटों से ना बहुत लेंथी क्वेश्चन हो जाता है और एग्जाम टाइम में ये सारी चीजें हमें याद भी नहीं रहती हैं। ठीक है ना, हमें ऐसे पॉइंट लेने हैं जो हमें याद रहें। हमें डेफिनेशन कर दी है। डेफिनेशन के बाद हमें क्या करना है, इन संविदा में दो पक्ष होते हैं। इस संविदा में दो पक्ष होते हैं। पहला होता है क्षतिपूर्ति रक्षक। वह व्यक्ति जो हानि से बचाने का वचन देता है उसे क्षतिपूर्ति रक्षक या हानिपूर्ति रक्षक कहते हैं। यानी कि क्षतिपूर्ति रक्षक यानी आप कहीं से सामान खरीदने के लिए गए और जहां से आपने सामान खरीदा उसने बोला कि भाई आप ले जाओ, इसकी गारंटी मेरी है, अगर इसकी कोई खराबी निकलती है तो उसका जिम्मेदार मैं हूंगा और इसके जितनी भी धनराशि है या इसकी जो मरम्मत में लगेंगे वो पैसे मैं दूंगा। यानी उसने क्षतिपूर्ति रक्षक, यानी कोई क्षति होती है तो उसका रक्षक मैं हूं और उसकी एवज में जो भी धन लगेगा, जो भी राशि लगेगी मैं दूंगा, तो उसे कहते हैं क्षतिपूर्ति रक्षक। क्षतिपूर्तिधारी वह व्यक्ति जिसकी हानिपूर्ति का वचन दिया जाता है उसे क्षतिपूर्तिधारी कहते हैं। देखो, वह व्यक्ति जिसकी हानिपूर्ति का वचन दिया जाता है, जिसकी, देखो ये वर्ड सो पूरे लाइन को चेंज कर रहा है। वह व्यक्ति जिसकी हानिपूर्ति का वचन दिया जाता है, मतलब हम जिसकी हानिपूर्ति यानी जिसे हम क्षतिपूर्ति देने के लिए कहते हैं, जिसे हम नुकसान के एवज में पैसे या धन देने की बात करते हैं, वो होता है क्षतिपूर्तिधारी। क्षतिपूर्तिधारी देखो पूरा ही धारी से मतलब पड़ रहा है, यानी लेने वाला, धारी यानी ग्रहण करने वाला। तो ये होता है क्षतिपूर्ति रक्षक जो देता है पैसे, पैसे देने वाला, क्षति के एवज में पैसे देने वाला, और क्षतिपूर्तिधारी क्षति के एवज में पैसे लेने वाला। वास्तव में यदि देखा जाए तो क्षतिपूर्ति की संविदा आकस्मिक अक्षित संविदा विधि के सामान्य वर्ग की संविदा है। यह दो पक्षों में एक मौलिक और एक प्रत्यक्ष वचनबद्ध है, जिसमें संविदा का एक पक्ष दूसरे पक्ष को स्वयं अपने आचरण से किसी अन्य व्यक्ति के आचरण द्वारा उत्पन्न होने वाली हानि से रक्षा करने का वचन देता है। इसमें क्या कहा गया है, देखो यहां से लेके ये वाली चीज जो है आपको अपने शब्दों में ये लिखनी है। इसमें क्या बोला गया है कि जब कोई व्यक्ति अन्य व्यक्ति की वस्तु की क्षतिपूर्ति के लिए वचनबद्ध होता है, किसी वस्तु की खराब होने की जिम्मेदारी लेता है या उसे आश्वासन देता है कि अगर आपको दी गई वस्तु में अगर कोई खराबी होती है तो उसके जिम्मेदार मैं हूंगा और आपके धन या क्षतिपूर्ति को मैं पूर्ण रूप से दूंगा, तो वो होता है क्षतिपूरक। ठीक है, और उसे कहते हैं क्षति जो दी जाती है। इसको अपने शब्दों में एक्सप्लेन कर देना। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल देखते हैं। ए नामक पुस्तक विक्रेता किताबों की वापसी का एक बंडल बे नामक प्रकाशक को रेल द्वारा भेजता है और उसकी बल्टी डाक द्वारा बे को भेजता है। देखो, एक तो भेजता है एक बंडल, किसका, किताबों की वापसी का एक बंडल भेजता है। कौन भेजता है, विक्रेता। ध्यान से सुनना, ए नामक पुस्तक विक्रेता जो पुस्तकों को बेचता है, किताबों की वापसी का एक बंडल बे नामक प्रकाशक को रेल द्वारा भेजता है और उसकी बल्टी डाक द्वारा बे को भेजता है। बिल्टी डाक में खो जाने के कारण बे को नहीं मिलती है। पुस्तकों का बंडल बे के निवास स्थान के स्टेशन पर पहुंच जाता है।
वह रेलवे प्रशासन को लिखकर यह जिम्मेदारी लेता है कि बंडल व्यय को बिना बिल्टी ही दे दिया जाए, और यदि अन्य कोई व्यक्ति रेलवे से उस बंडल को अपने दावे में मांगेगा तो वो इसके लिए दायी होगा। यहाँ वह रेलवे से यह प्रतिज्ञा करता है कि यदि रेलवे को मेरे आचरण से या किसी अन्य व्यक्ति के आचरण से भविष्य में कोई हानि होगी तो वह उसे पूरा करेगा। यह दो पक्षों में व्यय और रेलवे के बीच एक प्रत्यक्ष एक वचनबद्ध संविदा है। वचनबद्ध संविदा है, प्रत्यक्ष एवं सीधा वचनबद्ध है। ये बात ध्यान रख लेना, ठीक है। अब इसे मैं एक्सप्लेन करके आपको बताता हूं, समझाता हूं। इसको अब समझते हैं। ए नामक एक ए जो था वो तो है एक दुकानदार जो पुस्तकों को बेचता है, पुस्तकों को बेचने वाला एक दुकानदार है। देखो इसे इस तरह से समझाते हैं, अपना पुराना वाला फॉर्मूला अपनाते हैं जैसे फर्स्ट सेम में अपनाते थे। एक दुकानदार है और एक है प्रकाशक। एक है दुकानदार और एक है प्रकाशक। दुकानदार ने कुछ किताबें खरीदी होंगी इससे, लेकिन कुछ बेकार किताब, बंडल, बेकार बंडल, ये वापस करता है इसको प्रकाशक को, और साथ में +1 जो है बिल्टी भेजता है। कहां को? प्रकाशक को। अब प्रकाशक कौन है? ये तो है ए और ये है ब, ठीक है। अब क्या होता है, इस प्रकाशक को जो है ये बंडल तो मिल जाता है, लेकिन बिल्टी जो है कहीं खो जाती है। ये मिल जाता है, ये खो जाती है। अब क्या होता है, ये जो है रेल वाले जो रेल के द्वारा भेजे गए थे, अब ये बै जो है रेल वाले अधिकारी से कहता है आप बंडल मुझे दे दो, किताबों का बंडल मुझे दे दो। बिल्टी नहीं मिली है कोई बात नहीं है, लेकिन आप एक बात ध्यान रखना, अगर कोई व्यक्ति यहां जिस एड्रेस पर ये बिल्टी गुम हुई है, अगर इसको अपना समझ के वो ले गया है और ये इसके साथ और सामान भी है, ये बिंडल है, अगर वो इस बिंडल को भी अपना बताने के लिए आपके पास आए कि जो बिंडल था इसके साथ वो भी मेरा है, तब आप उस आदमी को पकड़ लोगे और मुझे उसका पता बता दोगे या क्षतिपूर्ति दिलवाओगे। जो रेलवे होती है वो कहती है आपसे मैं वचनबद्ध हूं, अगर इस प्रकार की कोई घटना घटेगी या मेरे समक्ष कोई आएगा तो मैं उसकी जानकारी आपको दे दूंगा, उसके लिए मैं वचनबद्ध हूं और उसकी क्षतिपूर्ति मैं दूंगा। अगर आता है और वो मुझसे पूछता है, अगर नहीं देता हूं तो क्षतिपूर्ति मैं दूंगा, ठीक है। ये था बस इसमें इतना सा फॉल्ट, समझ गए होंगे उम्मीद करता हूं। देखते हैं क्षतिपूर्ति संविदा के आवश्यक तत्व। क्षतिपूर्ति संविदा के आवश्यक तत्व, इसका पहला है प्रतिज्ञा ग्रहीता को आवश्यक रूप से हानि हुई हो। किसको? प्रतिज्ञा ग्रहीता को आवश्यक रूप से हानि हुई हो, जो प्रतिज्ञा करता है उसको अवश्य हानि हुई हो। अब ये देखते हैं धारा, इसको देखो हम हाइलाइटर से हाईलाइट कर देते हैं जिससे ये आपको अच्छे से दिखे। और ये सेक्शन 124 धारा 124 के शब्दों से स्पष्ट है कि प्रतिज्ञा ग्रहीता को जो प्रतिज्ञा को ग्रहण करता है क्षतिपूर्ति संविदा के अंतर्गत नुकसान हुआ हो, यानी कि जो प्रतिज्ञा ग्रहीता है उसके अंतर्गत उसे क्षतिपूर्ति संविदा के अंतर्गत नुकसान अवश्य हुआ हो, बिना नुकसान के कोई बात नहीं चल सकता है। नुकसान का होना किसी आकस्मिकता यानी भगवानीय घटना या ईश्वरीय घटना जो होती हैं, जैसे बारिश का एकदम ज्यादा से होना, अकाल पड़ जाना, बिजली का गिर जाना, धरती का फट जाना, भूकंप का आ जाना, आकस्मिकता घटना के होने पर निर्भर करता है, जिसके होने पर क्षतिपूरक रक्षक का दायित्व उत्पन्न होता है। किसका दायित्व उत्पन्न होता है? क्षतिपूरक रक्षक का दायित्व
उत्पन्न होता है। एक बार और देख लो, धारा 124 के शब्दों से स्पष्ट है कि प्रतिज्ञा ग्रहीता को क्षतिपूर्ति संविदा के अंतर्गत नुकसान हुआ हो, पहले तो नुकसान हुआ हो, नुकसान का होना किसी आकस्मिकता या घटना के होने पर निर्भर करता है, जिसके होने पर क्षतिपूर्वक रक्षा का दायित्व उत्पन्न होता है। हमें इसमें इतना ही करना है, इससे ज्यादा अगर हम करेंगे तो हमारा क्वेश्चन लेंथी होगा और ये ज्यादा क्वेश्चन हमसे रिक्वायरमेंट नहीं करता है, ये बस इंपोर्टेंट तथ्यों को ही मांगता है, ये वाला जो क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें कोई ज्यादा आपको ज्यादा इधर उधर की नहीं लिखनी है, आपको बस सिर्फ इतनी ही बात सटीक लिख देनी है। ठीक है, इसमें दूसरा पॉइंट है, देखो मेरा जो मैं यहाँ पे जो व्हाइट पेज जो रखता हूं, जो इन चीजों को हाइड करने का मेरा मकसद है, मैं चाहता हूं कि आपके पास सिर्फ जेन्युइन नॉलेज ही पहुंचे, बकवास नॉलेज ना जाए और आपका जो टाइम है कम समय में ज्यादा अच्छे से तैयारी करने के लिए मैं आपके लिए वही चीज दिखाता हूं, वही चीज कराता हूं जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग और आपके समय और टाइम को देखते हुए जो आपके लिए सफिशिएंट है, मैं वही चीज करा रहा हूं, इसलिए मैं इसे हाइड कर देता हूं कुछ चीजों को। ठीक है ना, अब यहाँ पे जो दूसरी हेडिंग्स है वो हमसे क्या रिक्वायरमेंट करती है, हानि पूर्ति, जो हानि पूर्ति संविदा का प्रतिफल और उद्देश्य वैधानिक होना चाहिए, यानी कि जो क्षतिपूर्ति हम मांग रहे हैं वो कानूनी तौर पर सही हो, गैर कानूनी ना हो। अगर वो गैर कानूनी चीज होगी तो हम उसके लिए क्षतिपूर्ति नहीं दे सकते हैं। ठीक है, क्षतिपूर्ति संविदा, जो क्षतिपूर्ति देने के लिए जो हमने कॉन्ट्रैक्ट किया है, जो हमने संविदा की है, का प्रतिफल और उद्देश्य वैधानिक होना चाहिए, यानी वो कानूनन तौर पर सही होना चाहिए। कार्य जो इस कार्य के लिए हम संविदा कर रहे हैं वो सही होना चाहिए, गैर कानूनी नहीं होना चाहिए। इसके अलावा यह भी स्मरणीय है कि हानि पूर्ति संविदा का प्रतिफल और उद्देश्य वैधानिक होना चाहिए। लेकिन देखो हम जिसके लिए वचनबद्ध हैं, जिसके लिए हम क्षतिपूर्ति देना चाह रहे हैं, वो चीज कानूनन हो, गैर कानूनी तरीके से ना हो। इसमें आप एक एग्जाम्पल मतलब छोटा सा लिख सकते हो, जहां पे मैं हाइलाइटर चला रहा हूं, इसी को लिखना। एक अभियुक्त, अभियुक्त होता है दोषी, एक अभियुक्त जमानती द्वारा यह करार की अभियुक्त जमानती को होने वाली हानि की पूर्ति करेगा, लागू नहीं किया जाएगा। एक अभियुक्त यानी दोषी और जमानती द्वारा यह करार की अभियुक्त जमानती के होने वाली हानि की पूर्ति करेगा, लागू नहीं होगा। अगर कोई जमानती ये कहे कि जो अभियुक्त के द्वारा जो क्षति या हानि होगी उसकी मैं पूर्ति करूंगा, ये नहीं हो सकता है। ठीक है ना, आप सिर्फ इतना ही लिख देना, यही आपके लिए सफिशिएंट है। इसे याद कर लेना, रट लेना या समझ लेना, जैसा भी आप करो, इसे ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं आपके लिए इंपोर्टेंट ही चीज निकालता हूं। अब बात की जाएगी क्षतिपूर्ति धारी के अधिकार, क्षतिपूर्ति धारी के अधिकार। धारा 125 के अनुसार, धारा 125 के अनुसार क्षतिपूर्ति की संविदा का प्रतिज्ञा ग्रहीता अपने अधिकार की परिधि के भीतर कार्य करता हुआ निम्नलिखित प्राप्त करने का अधिकारी है। निम्नलिखित प्राप्त करने का अधिकार है, जो क्षतिपूर्ति के लिए जो वचनबद्ध होता है, ग्रहीता होता है, प्रतिज्ञा ग्रहीता, कि मैं प्रतिज्ञा करता हूं जो मैं अगर कोई क्षति होगी तो मैं दूंगा, उसके लिए कुछ पॉइंट दिए गए हैं। उन पॉइंटों को हम देखते हैं और इस चीज को हम हाइलाइटर से हाईलाइट कर देते हैं। पहला है सब नुकसान धन, वे सब नुकसान धन, ऑल डैमेज। इसे देखते हैं, वे सब नुकसान धन जिनकी देनगी के लिए यानी देने के लिए, चुकाने के लिए, जिनको चुकाने के लिए वह किसी ऐसी बात के बारे में जिसे कि क्षतिपूर्ति करने की प्रतिज्ञा लागू है, किसी बात में मजबूर किया जाए। यानी कि जिस प्रकार की उसने ग्रहीता यानी कि जो वचन लिया है कि जो नुकसान होगा उसकी क्षतिपूर्ति मैं करूंगा, और उसने इस प्रकार की क्षति की वचन ले लिया है जिसके ऊपर वाद चलाया जा सके, केस चलाया जा सके। तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है जिसकी देनगी, जैसे मतलब जिनको चुकाने के लिए
यहां पर लिखने लेना जिसको चुकाने के लिए, देनगी यानी चुकाना, जिनको चुकाने के लिए वह किसी ऐसी बात के बारे में जिसे कि क्षतिपूर्ति करने की प्रतिज्ञा लागू है, किसी बाद में मजबूर किया जाए। मतलब उसे किसी भी केस में इस प्रकार की उसने हाँ ले ली है कि अगर हम उसके हाँ पर केस डालें तो वो डल सकता है, ठीक है। उसे मजबूर किया जाएगा फिर कि भाई आपने जिसके लिए हामाकारी भरी है, जिस क्षतिपूर्ति को देने के लिए आपने बोला है, वो तो कानूनन है और सही है, इसके ऊपर तो हम बाद भी चला सकते हैं, अब नहीं तो आप हमें क्षतिपूर्ति दो। दूसरा है वे सब खर्चे जिनको देने के लिए वे ऐसे किसी बाद में मजबूर किया जाए या उसे उसका उत्तर देने में उसकी प्रतिज्ञाकर्ता के आदेशों का उल्लंघन नहीं किया है और वैसे ही कार्य किया है जैसे कि कार्य करना क्षतिपूर्ति की किसी भी संविदा के अभाव में उसके लिए तर्कपूर्ण होता है, यदि प्रतिज्ञाकर्ता ने उसे बाद चलाने या उसमें प्रतिज्ञा रक्षा करने के लिए प्राधिकृत किया है। अब इसे अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको समझाता हूं। इसमें कहा गया है कि जब हम कहीं से सामान लेने जा रहे हैं और सामान की हमने बोला कि अगर भाई इसमें कोई खराबी निकलेगी तो इसके जिम्मेदार कौन होगा, तो दुकानदार कहता है कि भाई परेशान ना हो, इसका जिम्मेदार मैं हूंगा और इसकी क्षतिपूर्ति सब मैं करूंगा। और वो उस की जिम्मेदारी ले लेता है कि जिन चीजों पर केस चलाया जा सके, और वो प्रतिज्ञा करता है कि आप परेशान ना हो, जहां तक भी इसकी क्षति होगी उसका जिम्मेदार मैं हूंगा और इसके खर्चे मैं चुकाऊंगा। अगर मैं किसी प्रकार से उल्लंघन करता हूं तो आप मेरे ऊपर केस कर देना, आप मेरे से क्षतिपूर्ति और ज्यादा ले लेना, इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं। और जो आपकी क्षतिपूर्ति होगी वो सब खर्चे के साथ, एक तो आपने जो वस्तु खरीदी है उसके पैसे, प्लस आपका जो समय बर्बाद हुआ है या कोई और आपको कुछ समस्या हुई है उसकी क्षतिपूर्ति मैं स्वयं करूंगा। वे सब खर्चे जो एक समस्या के सामने समस्या आपको हुई है, जिससे आपका समय बर्बाद हुआ है, आपके आने जाने का टाइम बर्बाद हुआ है, या आपके पैसे का जो लॉस हुआ है, आपने इतने समय तक मेरे पे विश्वास करा और ये फिर वस्तु बेकार गई है, उस सब के खर्चे, वे सब खर्चे मैं दूंगा। और जो मैंने प्रतिज्ञा की थी, या तो मैं पैसे दूंगा उस प्रतिज्ञा के लिए, या मैं आपको सामान रिटर्न दूंगा, और प्लस मैं वो सारी चीजें दूंगा जो आप डिमांड करोगे अकॉर्डिंग उसके जो आपकी क्षति हुई है। और तीसरा है वे सब राशियां। वे सब राशियां का क्या मतलब है, अब सुन लो। सपोज करो हमने 10,000 की वस्तु लेने गए और हमने वस्तु ले ली और हमने दुकानदार से बोला कि भाई अगर ये खराब निकल आती है तो मैं क्या करूंगा, तुम क्या जिम्मेदारी लेते हो। वो कहता है कि आप परेशान न होइए, आप 10,000 की जगह मैं आपको 12,000 दूंगा, या मैं आपके 10,000 की वस्तु है मैं आपको 10,000 ही रुपए दूंगा, आप परेशान न होइए, आप वस्तु ले जाइए, ये मेरी जिम्मेदारी है। और वो उस वस्तु को लेके चला गया, लेकिन वो वस्तु खराब निकली। खराब निकलने के बाद अब जो वस्तु है उसको वो वापस लेके आता है, तो उसने जो प्रतिज्ञा की है कि मैं वो सब राशियां, ये सब राशियां मैं चुकाऊंगा, आपको पे करूंगा, आप परेशान ना होइए, जो आपके लिए ले जाते समय जो मैंने आपसे जबान की थी, जो उसने किसी ऐसे बाद के किसी समझौते की शर्तों के अधीन दी हो। वो मतलब कह रहा है नहीं, समझौते की शर्तों के अधीन दी हो कि भाई आप मुझे सामान दे दो, वो सामान ले जाओ, अगर कोई दिक्कत आएगी तो मैं जिम्मेदारी ले रहा हूं, मैं आपको दूंगा। यदि वह समझौता प्रतिज्ञा करता, जो प्रतिज्ञा कर रहा है कि आदेशों के प्रतिकूल नहीं था, यानी जो उसने प्रतिज्ञा की है अगर उसके अनुकूल वो प्रतिज्ञा नहीं निकलती है कि ये टीवी है आप टीवी ले जाओ, ये टीवी आपका 10 साल चलेगा या 5 साल चलेगा, और वो 5 साल नहीं चलता है, यानी आदेशों के प्रतिकूल नहीं है, और पैसा जैसा करना की क्षतिपूर्ति की संविदा के अभाव में प्रतिज्ञा ग्रहीता के लिए तर्कपूर्ण होता। अगर प्रतिज्ञा ग्रहीता के लिए तर्कपूर्ण है, यानी कि आपने बोला था मैं 5 साल की गारंटी देता हूं, नहीं तो आप अपने पैसे ले जाना, और प्रतिज्ञा ग्रहीता अब उसके लिए आपको ये कह रहा है कि भाई आपका जो टीवी नहीं चला है, अब मुझे 5,000 दो, या यदि प्रतिज्ञाकर्ता ने उस बात का समझौता करने के लिए प्राधिकृत किया है, वसूल करने का अधिकारी है,
वो अपने पैसे लेने के लिए, वसूल करने के लिए आपसे अधिकारी है। वो आपसे अपनी क्षतिपूर्ति या वसूली आसानी से कर सकता है, वो कानूनी तौर पर भी और आपकी जबान के तौर पर भी। आगे देखते हैं। इस प्रकार धारा 125 यानी इस प्रकार सेक्शन 125 के अंतर्गत क्षतिपूर्तिधारी वे सभी हानियों की पूर्ति करवाने का अधिकारी है जिसे देने के लिए वे बाध्य किया गया हो। वह दावे में बचाव करने या कम कराने में या पता लगाने के बारे में हुए सभी उचित खर्चों को प्राप्त करने का हकदार होता है। क्षतिपूर्तिधारी किसी दावे का उचित शर्तों पर निपटारा कर सकता है और क्षतिपूर्ति की संविदा के आधार पर दावा दायर कर सकता है। अगर वो चाहे तो उसके जो वस्तु ले जान आपसे, अगर सपोज करो 10,000 की वस्तु उसने खरीदी, 1,000 रुपये उसके ले जाने में लग गए, 1,000 रुपये लाने में लग गए, या उसने और किसी कारण से उस पर और खर्चा हो गया, तो आपने जो उससे संविदा की है क्षतिपूर्ति देने के लिए, वो आपसे उन सभी क्षतिपूर्तियों के लिए जिम्मेदार आपको ठहरा सकता है और आपको वो देना ही होगा। नहीं तो वो क्षतिपूर्तिधारी उसके लिए दावा भी ठोक सकता है, आप पर केस भी कर सकता है और आप जो है उसे क्षतिपूर्ति देने के लिए बाध्य हो। उसका जो भी खर्चा है उसे सब देने के लिए बाध्य हो। ठीक है, उम्मीद करता हूं यहां तक आपको ये बात समझ में आई होगी। और मैं आपसे हमेशा एक बात कहता हूं, जब भी आपको क्वेश्चन का आंसर करना है अपनी लैंग्वेज में ही लिखना है। ठीक है, इसमें आपको एक चीज मैं दे देता हूं इंपॉर्टेंट, और आपको क्या करना है जब ये सब चीजें आप लिख दो, आपको क्या करना है, गजानन मोरेश्वर बनाम मोरेश्वर मदन, गजानन मोरेश्वर बनाम मोरेश्वर मदन AIR 1997 में बंबई उच्च न्यायालय के न्यायाधीश छागला ने भी इसी मत का समर्थन किया है। ठीक है, इस चीज को आप याद कर लेना, गजानन मोरेश्वर बनाम मोरेश्वर मदन AIR 1997 में बंबई उच्च न्यायालय के न्यायाधीश छागला ने भी इसी मत का समर्थन किया है। ये एक केस है, इसका एक एग्जाम्पल मैंने दे दिया है। अगर आप इस केस को आप लिखोगे तो आपके 2 या 3 नंबर ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाएंगे, सडनली इंक्रीज हो जाएंगे अचानक से ही। आप बस इतना ही अगर लिख देते हो ना केस का नाम ही वहां पे, इसी से आपके बहुत अच्छे नंबर इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है ना, उम्मीद करता हूं यह वाला जो प्रश्न है आपको समझ में आया होगा। तो इस प्रश्न को आपको क्या करना है, देखो इसमें छोटे छोटे पॉइंट हैं, इन छोटे छोटे पॉइंटों को पहले अपनी लैंग्वेज में उतार लेना है। लैंग्वेज में उतारने के बाद इसे कम से कम 1 या 2 टाइम लिख के देखना है, जिससे ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करो और बेल आइकन घंटी को दबा लो, जिससे कि जब भी कोई नई वीडियो आएगी आपको पता चल जाएगा। आपने वीडियो को अंत तक देखा उसके लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।